हम पढ़ रहे थे आई और ऑर्बिटल रीजन के ब्लू बॉक्स क्लिनिकल्स। अगला जो क्लिनिकल होगा उसका नाम है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम के ऊपर एक बड़ी सी सेपरेट वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने हॉर्नर सिंड्रोम को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप चैनल से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल होगा कॉर्निया अल्सर और कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्निया की जो अल्सर होगा या कॉर्निया का जो डैमेज हो जाना, उसका कॉज क्या होगा, पहले इसके कॉज को लिख लेते हैं, फिर हम इसके इफेक्ट को देख लेंगे। डैमेज या फिर इसके कॉज। जो कॉर्निया के अल्सर है, इसका मेन कॉज ये होगा कि जो कॉर्निया को सप्लाई करने वाली जो सेंसरी नर्व होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच होती है, अगर उसको डैमेज हो जाए तो ये कॉर्निया अल्सर का कॉज मिलेगा। तो डैमेज टू सेंसरी नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व ऑफ आई बाल या कॉर्निया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर डैमेज हो गया ऑप्थेल्मिक नर्व तो फिर एक रिफ्लेक्स होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होगा। और ये जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो कि कॉर्निया को बचाता होता है किसी फॉरेन पार्टिकल से या फिर फॉरेन इन्वेडर से। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता होता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल से। तो अगर ये रिफ्लेक्स नहीं होगा पाएगा तो फिर कॉर्निया की प्रोटेक्शन नहीं होगी, कॉर्निया की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो फिर कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाएगी। ओके, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये हुआ कि ओपैक स्कार बनना शुरू हो जाएंगे। ओपैक स्कार बनना शुरू हो जाएंगे जो विजन को इम्पेयर कर देंगे, ब्लड विजन। इसके बाद देख लेते हैं कॉर्नियल एब्रियन। हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट होगा, पर ये तो लिख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट होगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्नियल एब्रियन एंड लैसिरेशन। कॉर्नियल एब्रियन एंड लैसिरेशन। सबसे पहले कॉर्नियल एब्रियन को देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम कॉर्नियल लैसिरेशन को देख लेंगे। कॉर्नियल एब्रियन का कॉज ये होगा कि कोई अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कोई सैंड या फिर कोई मेटल फिलिंग हो गया, कोई मेटल पार्टिकल्स हो गए, वो अगर कॉर्निया पर प्रोजेक्ट करे तो वो कॉर्निया को डैमेज करेगा। इसकी वजह से हमें सडन स्टैबिंग पेन देखने को मिलेगा आई बाल में और टेयर्स की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे इसका जो कॉज होगा कॉर्नियल एब्रियन का, वो फॉरेन पार्टिकल्स जिसमें सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या कोई मेटल वगैरह, इसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? स्टैबिंग पेन, लैंकिनेटिंग पेन होगा जो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा इन आई बाल। लैक्रिमेशन होगी, इसके नतीजे में पेनफुल स्टिमुलस के नतीजे में लैक्रिमेशन होगी। जो आई बाल की मूवमेंट, जिस तरह आई बाल को खोलना, सॉरी आई लिड की ओपनिंग और क्लोजिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आई लिड की जो मूवमेंट होगी वो पेनफुल होगी। जो कॉर्नियल लैसिरेशन है, लैसिरेशन का मतलब चीरा लगा देना, तो इसका जो ये कॉज होगा वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल कोई ट्री ब्रांच हो गया या कोई नाइफ या कोई किसी का फिंगर नेल, किसी का नाखून लग गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है कॉर्नियल लैसिरेशन भी। तो ये था कॉर्नियल एब्रियन और कॉर्नियल लैसिरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स में बेसिकली 3-4 एलिमेंट होते हैं। इसका कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को कैरी करने वाली नर्व सेंटर होता है, फिर सेंटर के बाद इफरेंट नर्व होती है, इफरेंट नर्व के बाद इफेक्टर, इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स। तो क्या क्या होते हैं स्टिमुलस के अंदर, सॉरी रिफ्लेक्स के अंदर चीज़ें? तो पहले इसका स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कैरी करने वाली कोई ना कोई एफरेंट नर्व होती है या अफरेंट नर्व कह लो उसको, फिर कोई ना कोई सेंटर होता है,
वहाँ से कोई इफरेंट नर्व आती है, वो किसी इफेक्टर के पास आती है, इफेक्टर से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इसका जो स्टिमुलस होगा वो कॉर्निया को हम क्या करें, टच करें किसी कॉटन की स्वैप के साथ या कॉटन के टुकड़े के साथ। तो इसका जो स्टिमुलस होगा वो कॉर्निया को टच करना, टच कॉर्निया विथ कॉटन। जो सेंसरी नर्व होगी उसका नाम है ऑप्थेल्मिक नर्व, यानी या इसकी ब्रांच होगी। सेंटर होगा वो होगा ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटरीज बोल लेते हैं हम इसको। इंफॉर्मेशन जाएगी फेशियल नर्व के थ्रू, और जिस मसल के पास आएगी उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, और हमें जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा वो होगा ब्लिंकिंग, आंख झपकाना। ठीक हो गया। और ये रिफ्लेक्स कब हमें हैम्पर देखने को मिलता है, कब नहीं देखने को मिलता, जब कॉन्टैक्ट लेंस को अगर पहने हुए हो तो फिर यह रिफ्लेक्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट लेंस इस रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये था कॉर्नियल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल आई। आर्टिफिशियल आई, आर्टिफिशियल आई। तो आर्टिफिशियल आई के कोई आर्टिफिशियल कोई नई आई को डाल देना, अगर कोई पुरानी आई में कोई मसला आ गया या उसका लेंस ख़राब हो गया। असल में ये होता है कि जो फेशियल शीट होती है आई बाल की, जो उसको सराउंड की हुई होती है, वो एक सॉकेट प्रोवाइड करती है। उस सॉकेट में हम आई बाल को निकाल भी सकते हैं और आई बाल को, नई आई बाल को हम सर्जिकली डाल भी सकते हैं। अगर आई बाल की रिमूव करना फेशियल शीट ऑफ आई बाल से, तो उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन। जिस तरह न्यूक्लियस को निकाल देते हैं किसी सेल से, इसी तरह हम आई बाल को हम न्यूक्लियस के तौर पर लेते होते हैं और इसको फेशियल शीट, जिस तरह इसको हम सेल मेम्ब्रेन से रिसेंबल करते हैं। तो फिर ई न्यूक्लिएशन का मतलब ये होगा कि आई बाल को रिमूव करना, आई बाल को रिमूव करना फ्रॉम अ सॉकेट ऑफ फेशियल शीट ऑफ आई बाल। फिर इसके बाद नई आई को इंजेक्ट करना आर्टिफिशियली। तो यह प्रोसीजर होता है सर्जिकली इंजेक्ट करना। और इस प्रोसीजर में ये कहती है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो इनको हम प्रिजर्व रखते होते हैं, क्योंकि ये अकोमोडेशन में पार्टिसिपेट करते होते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस इसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल आई। नेक्स्ट इज हैमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। जो एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई के अंदर हैमरेज हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइफाइमा। और इसकी आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आई बार है, प्यूपिल नजर आ रहा होगा और ये आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा होगा। ये रेड स्पॉट इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ एंटीरियर चैम्बर के अंदर हैमरेज हो गया, और एंटीरियर चैम्बर के अंदर हैमरेज हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइफाइमा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर इज नोन एज हाइफाइमा। हाइफीमा, हाइफीमा की डेफिनेशन क्या होगी? हैमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई या विद इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई इज नोन एज हाइफीमा। विद इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई और इसका काज ये होगा कि कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, ब्लंट ट्रॉमा, तो उसका काज कोई ब्लंट इंजरी या ब्लंट ट्रॉमा होगा। फॉर एग्जांपल कोई रैकेट लग गया या फिर हॉकी की स्टिक लग गई, तो यहाँ पे इसका काज होगा ब्लंट ट्रॉमा। और ब्लंट ट्रॉमा ये स्क्वैश से भी हो सकता है, या हॉकी की स्टिक लग गई है, या रैकेट की बाल लग गई है आई बाल को। और इसका इफेक्ट क्या होगा? ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी एंटीरियर चैम्बर के अंदर, इसके साथ हमें रेड स्पॉट देखने को मिलेगा।
तो ये था हेमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर। नेक्स्ट इज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का मतलब ये होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाना जब एक्वस ह्यूमर की आउटफ्लो ब्लॉक हो जाए। तो इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर ड्यू टू ब्लॉकेज इन आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर पे भी एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, अब उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन, इंट्राऑकुलर प्रेशर का ज़्यादा हो जाना क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो वो ब्लॉक हो गया, तो इसको बोलते हैं ग्लोकोमा। ओके, ग्लोकोमा का जो इफेक्ट होगा वो ये होता है कि ज़्यादा इंट्राऑकुलर प्रेशर होगा, वो कंप्रेस करेगा रेटिना की इनर लेयर को जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। इसके साथ साथ हमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इसकी भी कंप्रेशन होती है। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, इसकी भी कंप्रेशन होती है। इन दोनों की वजह से ब्लाइंडनेस होगी। ग्लोकोमा के बेसिकली हम कह सकते हैं इसकी दो टाइप होती है, ओपन एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। जो एक जंक्शन होता है आइरिडोकॉर्नियल जंक्शन, जिसको हम ड्रेनेज एंगल पे बोलते हैं, अगर वो ओपन हो तो उसको बोलेंगे ओपन एंगल ग्लोकोमा, और अगर ड्रेनेज एंगल क्लोज हो तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, अगर ड्रेनेज एंगल ओपन है तो फिर एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि जो ट्रैबिकुलर मैशवर्क होता है वहाँ पे हमें ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो ब्लॉक हमें देखने को मिलेगा ट्रैबिकुलर मैशवर्क में या फिर स्क्लेरल वीनस साइनसिस के अंदर, जिसको कैनाल ऑफ शिलिम भी बोलते हैं। तो ब्लॉकेज हमें ट्रैबिकुलर मैशवर्क या फिर कैनाल ऑफ शिलिम में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड एंगल के अंदर कैनाल ऑफ शिलिम में कोई मसला नहीं है, ट्रैबिकुलर मैशवर्क में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि जो ड्रेनेज एंगल है वो बंद हो चुका है। वो बंद इसलिए वजह से हुआ क्योंकि आइरस की एबनॉर्मल प्रोजेक्शन हुई है, उसने ड्रेनेज एंगल को ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ अभी। तो फिर इस डायग्राम में देखेगा ये है ओपन एंगल ग्लूकोमा और ये है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में देखेगा ये है ड्रेनेज एंगल। ओके, तो ये आपको ड्रेनेज एंगल देखने को मिलेगा। तो ये ड्रेनेज एंगल है, बेसिकली ड्रेनेज एंगल इसमें ओपन है, लेकिन जो इसका आउटफ्लो हुआ है एक्वस ह्यूमर का वो इसलिए ब्लॉक हुआ हुआ क्योंकि जो ट्रैबिकुलर मैशवर्क है यहाँ पे रेजिस्टेंस रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में देखेगा ये जो आइरस आपको नजर आ रहा है, आइरस की एंटीरियर और सुपीरियर प्रोजेक्शन हुई है जिसने ड्रेनेज एंगल को ही क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जब ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो गया है तो फिर यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो रिलेटिवली ब्लॉक हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे ग्लोकोमा। तो ये थे कुछ क्लिनिकल्स आई बाल के। जो बाकी क्लिनिकल्स है उसको हम सेपरेट वीडियो से या फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो से कवर कर लेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।